तो चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। ईएम वेव तो हाँ आज ही शुरू होगा, आज ही खत्म होगा। हाँ इसके बाद रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, 15 स्लाइड है। तो एक क्लास में हम लोग 10-12 तो करते ही हैं। 50 नहीं, ड्रॉपर में करता हूं मैं 50 स्लाइड। वेक्टर पढ़ा रहा था ड्रॉपर, एक दिन में ही सब 50 स्लाइड। पता है ऐसे झंडू चैप्टर वेक्टर पढ़ाने का कोई मतलब तो है नहीं ड्रॉपर बैच में, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल ही कोरा कागज। वो तो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो। हाँ भेज देना। अगर इंडक्टर के वायर में रेजिस्टेंस है तो वो एक्सएल के साथ आर ऑलरेडी मिक्स हो गया, तो उसका इंपीडेंस अपने आप √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर आगे एक और रेजिस्टेंस है तो 2 रेजिस्टेंस सीरीज हो गए। मतलब वो डिपेंड करता है सवाल क्या है। लेकिन ऐसा होता है इंडक्टर कभी भी बिना रेजिस्टेंस के नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंडक्टर किसी वायर से ही तो बना होगा, वायर में हमेशा रेजिस्टेंस होता है। क्या समझे? समझ गए? बहुत समझदार निकले। तो फिर शुरू करें। एसी के कितने गए हैं डीपीपी? दो ही डीपीपी है। डीपीपी एसी, एसी के 2 हैं हमारे पास। 3 डीपीपी हैं, एसी के 2 ही भेजे मैंने क्या? तुम लोग देखते भी हो, मैं बीच बीच में डीपीपी भेजता हूं। एक और ले लो। डीपीपी में अच्छे सवाल है, मतलब कि सारे तरह के बेसिक जो भी वेरिएशन हो सकते हैं, जो फॉर्मूले हम कर रहे हैं, बहुत गहरे खतरनाक सवाल नहीं होंगे। एक दो तो होते हैं गहरे खतरनाक भी होते हैं, लेकिन अगर आप डीपीपी सारा कर रहे हैं तो आपको फेयर नॉलेज हो जाना चाहिए कि हाँ भाई इस चैप्टर में ये 5-6 तरीके के सवाल चल रहे हैं और ये इस तरह से सॉल्व होंगे। तो उसमें ऑलमोस्ट हर तरह का सवाल है। मैं एक भेज देता हूँ डीपीपी। फिर मैं सोल्यूशन भी इसलिए भेज देता हूँ कि कहाँ इधर उधर भटकोगे। तो कुछ लोग तो मुझे लग रहा है सोल्यूशन ही देख लेते हैं। सोल्यूशन देख लिया? हाँ लग रहा है हो जाएगा अपन से। चलो 3 डीपीपी है एसी में, 3 भेज दिए। इस चैप्टर में कहानी आसान है, लेकिन बिखरा हुआ सा चैप्टर है। बिखरा हुआ इसलिए क्योंकि थोड़ी देर एक ट्रैक चलता है, बाद में वो ट्रैक छोड़ के हाँ दूसरा ट्रैक चालू हो जाता है। जैसे शुरुआत में ये जस्टिफाई करा जाता है कि कैसे पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या सोच के इतना कॉन्फिडेंटली बोला कि लाइट एक वेव है, हालांकि उससे पहले भी लोग बोलते थे। लेकिन न्यूटन ने क्या कर दिया था, मामला कबाड़ा कर दिया था। उसने लाइट को पार्टिकल बोल दिया, और न्यूटन का इतना ज्यादा फीडबैक अच्छा था कि न्यूटन जो बोल देता था वही मान लिया जाता कि भाई ठीक है इसको पता होगा, हमें क्या पता, हम तो लल्लू हैं। न्यूटन ने बोल दिया पार्टिकल मानो रे, पार्टिकल ले लिया सबने। तो अब आप देखिए उसके सारे कहानी में ही फ्लॉ था, लेकिन चल रहा था सिक्का तो वही बात सही मानी जा रही थी। बाद में प्लैंक और बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह पर एक्सपेरिमेंट किया, और सब एकदम कंटेम्प्रेरी थे, तो उनको सबको एक दूसरे का रिसर्च भी पता चल गया, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए फाइनली एक थ्योरी ऐसी आ गई जिसमें मैक्सवेल ने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी दे दिया। और उसने मैथमेटिकली सारी कुछ ये डिराइव भी
कर दिया कि जिसको हम पुराना देखते थे वो सारी बातें एकदम डेराइव होके एकदम चिपक गई। तो फिर बहुत दिनों तक क्या चलता रहा, वेव नेचर है। लाइट रे क्या है, वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। राइट, न्यूटन बोलता था पार्टिकल है, बहुत सारे और साइंटिस्ट भी बोलते थे पार्टिकल है, मैक्सवेल और प्लैंक बोलते थे वेव है। फिर वेव 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 करते हुए पहुंच गए वेव नेचर पे, फाइनल हो गया कि वेव नेचर है। आइंस्टाइन ने फिर से उसमें रायता फैला दिया। अब फिर क्या चालू हो गया, अब ये पार्टिकल है। लेकिन आइंस्टाइन का टाइम आते आते दोनों नेचर एक्सेप्टेड हो गए। तो बोला लाइट एक डुअल नेचर है, लाइट में जब मर्जी है पार्टिकल नेचर मान लो, जो कॉन्सेप्ट पार्टिकल नेचर से हो रहा है उसको पार्टिकल नेचर लो। अभी तक लाइट में क्या सच्चाई है तो हम लोगों को मालूम नहीं है, हो सकता है कोई एक तीसरा नेचर हो, बाद में हम लोगों को आइडिया लगे कि हाँ भाई यूनिवर्स में एक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिसको अगर समझ गए तो लाइट रे के सारे डुअल नेचर हमको इजीली समझ में आ जाएंगे। मे बी कोई और लॉ या कोई और कॉन्सेप्ट बाद में बन जाए। तो अभी तक जहां पे है हमारे लिए लाइट रे के दो नेचर है। पहले का ये जो चैप्टर चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो वेव नेचर पर बेस्ड है। उसी नेचर पर बेस्ड दो और चैप्टर आएंगे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों किसके नेचर, वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेव नेचर पे है ना। हमको देखने में सुनने में लाइट रे का रे ऑप्टिक्स लगेगा पार्टिकल नेचर की तरह, थोड़ी ऐसा लगता है ना रिफ्लेक्शन पार्टिकल की तरह, पार्टिकल टकराया पलट गया, लेकिन ये सब क्या है, वेव नेचर है। तो अगले चैप्टर में जाने से पहले इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बना कैसे, लाइट रे कहां से आ गया। तो कहानी ये है कि मैक्सवेल ने एक कॉन्सेप्ट पहले से ही था एम्पियर्स लॉ, उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया और क्या बोला कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे क्लोज लूप बना ले और बी डॉट डीएल का वैल्यू निकाले तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। याद आया क्या, इसमें आई एनक्लोज्ड को आईसी बोल रहे हैं, ये एम्पियर्स लॉ है। एम्पियर ने इतना ही बताया, हमने भी वही करा एम्पियर्स लॉ। और इसमें आईसी का मतलब है कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट मतलब करंट इन वायर। तो एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उसके चारों तरफ रैंडम शेप का कोई भी लूप बना लो, उसमें बी डॉट डीएल का वैल्यू निकालोगे तो किस पे डिपेंड करेगा, म्यू नॉट आई करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप विच इज फ्लोइंग इन द वायर। कुछ याद आया क्या, ये हमने पढ़ा हुआ है। जैसे I1 I2 I3 के 3-4 वायर हो और हम लूप बनाए I1 I2 के चारों तरफ, I3 को बाहर रखें, तो आप म्यू नॉट I1 प्लस I2 लिख दोगे आंसर को, समझ गए क्या, बी डॉट डीएल। तो कोई भी कहता है कि ये ऐसे इसलिए दिखता है क्योंकि कहीं पर भी करंट फ्लो होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बन जाएगा। ठीक, तो ये बात सही चल रही थी। लेकिन जैसे ही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया, वहां पे इसका एक कॉन्सेप्ट हमें पता चला कि जहां पे दुनिया में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट मैक्सवेल ने बनाया और उसने कहा कि बी डॉट डीएल का वैल्यू हम एक और जगह भी निकाल सकते हैं जहां पे एक्चुअल करंट फ्लो नहीं भी हो रहा, और उसने इसी रूल को, इसी लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करके आईसी प्लस आईडी लिख दिया, और आईडी को उसने बोल दिया एक नए तरीका का करंट है जिसको बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, जहां पे एक्चुअल वायर के थ्रू करंट फ्लो ना हो, इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो, केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाए तो भी इफेक्टिव करंट आ जाएगा। क्या चेंज हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज मेड by time varying इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कैसे इसको इमेजिन करें, वो देखो, एक कैपेसिटर में करंट आई फ्लो हो रहा है और आई इधर से आया, आई इधर से गया। तो किसी ने बोला जब बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई वायर नहीं है, तो आई इधर से आया और आई उधर गया, तो बीच में कैसे फ्लो किया। ऐसे तो ओपन सर्किट होना चाहिए भाई, कैपेसिटर के प्लेट आपस में एक दूसरे को टच तो नहीं होते। रेजिस्टेंस एक वायर होता है जिसमें एक साइड से इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, दूसरे साइड से
बाहर निकलते हैं। जो इंडक्टर होते हैं वो भी वायर के लूप होते हैं, जिसमें एक साइड से इलेक्ट्रॉन घुसेगा तो दूसरे साइड से बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। लेकिन यहां पे इधर से जो चार्ज आ रहा है वो दूसरे साइड से क्यों जा रहा है? बीच में तो कोई रास्ता ही नहीं है जिसमें ट्रैवल करना चाहिए। तो यही उसने पता लगा लिया कि ये वही रास्ता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हैं। वो बोल रहा है ये जो चार्ज है यहाँ पे, ये जो करंट आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा, यानी चार्ज का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ने लगेगा। उधर से करंट आई आता जाए, चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ बढ़ता रहेगा। जैसे चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, चार्ज अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। समझ गए क्या? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस एरिया ए, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया बीच में प्लेट के, उसमें से फील्ड लाइन का नंबर टाइम के साथ, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या बोलते हैं? तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ता जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होने से एक नए तरीके का करंट बना रहे हैं, वो उसको क्या नाम दे दिया? तो उसने बोला देखो ऐसा जरूरी नहीं कि वायर ही हो तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ऐसा भी सोच लो कि मान लीजिए इस रूम में दो वॉल्स हैं, एक वॉल पे पॉजिटिव चार्ज है और एक वॉल पे नेगेटिव चार्ज है, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस रूम में बन रहा है। मान लो इस रूम में इधर से पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ा दूं, इधर नेगेटिव चार्ज का नंबर बढ़ा दूं, तो बीच में जितनी भी फील्ड लाइंस है उनका नंबर भी टाइम के साथ, तो इस नंबर के बदलने से अपने आप एक इफेक्टिव करंट फ्लो हो रहा है यहां पे। वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम यहां पे हाथ लगाएं तो हमारे हाथ से कोई इलेक्ट्रॉन क्रॉस होके नहीं जाएगा, एक्चुअल कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने से एक इफेक्टिव करंट की फीलिंग आ जाती है। उसी इफेक्टिव करंट का नाम क्या रख दिया है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट में जैसे यहां पे अगर मैं निकालूं, देखो एरिया ए है, हमको पता है कंडक्शन करंट का वैल्यू होता है dq बाई dt, यानी जितना भी करंट फ्लो करेगा उससे ही ये चार्ज बदलने लगेगा। dq बाई dt है, यही q है। ठीक, अब इस q को मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म्स में लिख रहा हूं, जिससे कि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से इफेक्टिव करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊं। तो ये फॉर्मूला बना रहे, देखो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर मैं इसको इधर और इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो चार्ज का वैल्यू आ जाएगा, ये रख रहे डी बाई डी टी ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए। ये जो ई डॉट ए है इसको क्या लिखने वाला हूं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दिया और डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर दिया। ठीक है, हमने डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि फ्लक्स के चेंज होने से ही ये कहानी बनानी है। अगर मान लीजिए इसमें ए बाई टू का एरिया लेके पूछूं कितना करंट ए बाई टू के एरिया से पास हो रहा है, तो ए बाई टू के एरिया के फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज देखना पड़ेगा आपको। कोशिश करता हूं फिर से। यही करंट आई इस पूरे के पूरे इस टर्म पर डिपेंड कर रहा है, और इसी टर्म को हम क्या बोल रहे हैं? कौन सा करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखो कैसे लॉ क्या से चेंज हुआ है। यहां पे बी डॉट डीएल का वैल्यू क्या हो गया? म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। और ये बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई सी तो ठीक है, ये कंडक्शन करंट है, और आई डी की जगह देखो क्या लिखा हुआ है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। देखो क्या लिखा हुआ है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो अगर मान लीजिए इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, पूरे रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो पूरे रूम से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वो करंट हमें दिखाई। मैंने आपको पूछा इस पूरे रूम में से एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 एरिया मैंने बनाया, और मैंने बोला वैसे तो करंट पूरे रूम से फ्लो हो रहा है, इस छोटे A1 एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो आपको इस A1 के एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसको डिफरेंशिएट करके किससे मल्टीप्लाई कर देना है? एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई। तो क्या पूरा करंट इसी एरिया से पास हो रहा है? A1 से चाहिए तो किसको, किस फ्लक्स को डिफरेंशिएट करना है? A1 एरिया को। और A2 से चाहिए तो जितना बड़ा एरिया लेंगे उतना करंट इफेक्टिवली जाता हुआ दिखाई देगा। समझ गए क्या? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, ये जब उसने बताया कि भाई ये भी तो करंट ही है, देखो कैपेसिटर प्लेट ऐसे है, इधर से करंट आई आया, इधर से करंट आई निकल गया, इसका मतलब कैपेसिटर प्लेट के बीच में भी कितना करंट इफेक्टिवली फ्लो हो रहा है? आई फ्लो हो रहा है, लेकिन कोई वायर दिखाई। अगर हम यहां पर
सर्कल बनाए और पूछे क्या इस वायर के चारों तरफ सर्कल बनाया तो बी डॉट डीएल का वैल्यू बता सकते हो, तो आप कहोगे हाँ जी, इसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, आई करंट। तो क्या हो जाएगा बी डॉट डीएल का वैल्यू, म्यू नॉट आई। ये एरिया बनाया, अब मैंने बोला बताओ इस एरिया से बी डॉट डीएल का वैल्यू बताओ। आपने बोला जी अंदर से जो करंट जा रहा है वही है, म्यू नॉट आई आंसर है। अभी यही एरिया को यहां बना दिया, बोला अब बताओ बी डॉट डीएल का वैल्यू। तो आप कह रहे हैं यार वहां तो वायर तो बीच से जा रहा था, यहां तो कोई वायर, लेकिन क्या यहां पर भी इफेक्टिवली करंट आई ही फ्लो हो रहा है इस कैपेसिटर, बीच में कोई कनेक्शन तो ब्रेक हुआ नहीं है, उधर से आई आया तो उधर से गया। इसका मतलब है यहां पर भी वही बी डॉट डीएल का आंसर होगा। बट जिस जगह पर कोई वायर नहीं वहां पर भी इफेक्टिवली करंट है, तो किसकी वजह से फ्लो होगा, जरूर वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ। जब उसने ये बात बताई कि ये भी करंट ही है और इस करंट की वजह से भी बी डॉट डीएल का वही आंसर आता है जो इसकी वजह से आता है। एनसीईआरटी में बहुत ही फंटास्टिक तरीके से इसको बनाया गया है, आप पढ़ना एक बार। उससे क्या होगा, देखो ये आता नहीं है, इसमें एग्जाम्स में नहीं आ रहा, आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का एक बार सवाल आया है, वो भी इस वायर का करंट देके क्या पूछ लिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ, हमने क्या बोल दिया, जो ये करंट है वही वही डिस्प्लेसमेंट करंट है। गड़बड़ तब होती है या प्रॉब्लम तब होती है, आप समझना थोड़ा ध्यान से, आप लोग थोड़ा इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आएगा। मान लो ये जो प्लेट है कैपेसिटर का प्लेट, उसका एरिया ए है और इस वायर में करंट आई है, करेक्ट। मैंने ये प्लेट का एरिया ए है और यहां करंट आई है, मैंने पूछा बताओ इस कैपेसिटर के बीच में व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आपको क्या बोलना है, जो आई आया वही आई फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, हाँ ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं इसके बीच में एक A/3 एरिया का विंडो बनाया, तो इस विंडो के अंदर से टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, तो आपको क्या लिख देना है, काहे, क्योंकि पूरे एरिया का जो फ्लक्स होगा A/3 का फ्लक्स, उसका 1/3 हो जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टोटल का आंसर 1/3 में, समझ गए क्या। तो करंट आई आया वायर में करंट बिल्कुल जरा सी जगह से आ रहा है, लेकिन वो करंट कहां, दोनों कैपेसिटर के बीच में कहां फ्लो कर रहा है, पूरे एरिया से फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये करंट किसकी मदद से फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज की वजह से। और फ्लक्स कहां है, प्लेट्स के बीच में, किस जगह पे, पूरे एरिया पर फ्लक्स है, समझे क्या, पूरे एरिया पे फ्लक्स है। तो हमने पूछा A/3 से कितना करंट फ्लो करेगा, I/3, A/2 से कितना करेगा, समझ गए। तो सवाल ऐसा बना सकते हैं, बोल दे सर्कल है रेडियस आर का, कैपेसिटर का प्लेट, कैपेसिटर के प्लेट में सर्कल बने रेडियस आर का, और इधर से आ रहा आई करंट, उधर से जा रहा आई करंट, तो पूरे रेडियस आर पे कितना डिस्प्लेसमेंट करंट है, वो आई है। बोल रहा R/2 रेडियस का अगर सर्कल बना ले बीच में तो कितना करंट है, I/4। क्यों, क्योंकि मैंने R/2 का सर्कल बनाया तो एरिया 1/4 हो गया, समझ गए क्या। तो उसके अंदर से कितना करंट है, I/4, समझ गए क्या। एक सॉल्ड एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी है आप लोगों के पास, पढ़ते हो, बस वही पढ़ा था एनसीईआरटी, नहीं सारे पढ़ो ना, एनसीईआरटी बुक तो बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगी ही उसमें, और उसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे तो कैसे, कुछ नहीं है कि तबीयत खराब हो जाएगी सर ज्यादा पढ़ लिया, सर हम जीवन खतरे में पड़ गया मेरा। चलिए एक तो ये बात हो गई, लेकिन जब उसने ये बता दिया कि ये जो कैपेसिटर बीच में जो करंट है ना वो फ्लक्स के चेंज होने से फ्लो हो रहा है, तो उसने बोला कैपेसिटर की भी जरूरत नहीं है, किसी भी जगह पर दुनिया में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो बदलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अपने आप एक करंट इमेजिन कर लो और उसको क्या बोलो, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे चेंज होता था, चार्ज के चलने से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। देखो आप, मैं आपको एग्जांपल बोलता हूं, हालांकि ये सारी बातें अब थोड़ी लेवल ऊपर उठा रही हैं, और उस लेवल की बातें अभी वो कहां पहुंचे हैं, ये करंट आई और अंदर का डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ, तुमने बोल दिया आई, समझ गए, अभी तो यहां पहुंची है दुनिया, हम लोग तो उसके आधे में भी पहुंच गए कि A/2 का दिया होगा तो क्या लिख दोगे I/2, A/3 दिया होगा तो एरिया के हिसाब से, एरिया निकाल देना भाई, समझ गए क्या, ठीक है।
लेकिन ऐसा सवाल पूछे, देखो ये चार्ज है Q, ये चल रहा है v वेलोसिटी से, और सामने x डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से ऐसे x डिस्टेंस पे चार्ज है, x डिस्टेंस पे सामने एक सर्कल बना हुआ है जिसका रेडियस r है, ये डिस्टेंस x है। तो चार्ज क्या सर्कल के थ्रू पास हो रहा है? अभी चार्ज तो वहां सामने बैठा है, लेकिन चार्ज चलेगा तो बताओ इस सर्कल के थ्रू इफेक्टिव करंट कितना फ्लो हो रहा है? अब समझ रहे हैं? ये सवाल नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो क्या बोलेगा, अभी चार्ज तो यहां है और सर्कल वहां है, तो चार्ज यहां से चलेगा तो वहां कहां करंट अभी आ गया। लेकिन क्या इस चार्ज के चलने से यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा? समझ रहे हैं ना? तो किस फॉर्मूले से ही सॉल्व किया जा सकता है? अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़े होते तो आपको पता होता कि ये जो किसी सर्कल के एक्स डिस्टेंस पे ना ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जिसका फॉर्मूला Q/2 1 माइनस कॉस थीटा होवत है, ये फ्लक्स है। तो अगर इसको चलाएंगे तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये तो काफी ऊपर चले गए हम लोग, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज ये काफी डिफिकल्ट चीज होती जा रही है ना? तो लेकिन अगर मैं सिंपल रखूं तो भी चार्ज यहां है, चार्ज यहां है, लेकिन चार्ज के चलने से इसके अंदर से एक इफेक्टिव करंट फ्लो हो रहा है। क्योंकि चार्ज को पास लाएंगे तो बताओ इसके अंदर से पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ेगा कि कम होगा? तो अगर यही सवाल पूछ लिया, चार्ज ऐसे अप्रोच कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? ठीक है, एक बार और करते हैं। अगर ये चार्ज है यहां पे इतना दूर है, 2r डिस्टेंस पे, 2r, फिर चार्ज को चलाते हुए ला रहे हैं, चार्ज को चलाते हुए ला रहे हैं, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? पूरे रास्ते इंक्रीज होगा कि इंक्रीज डिक्रीज मिला के भी हो सकता है? पूरे रास्ते ही इंक्रीज होगा। चलो सोचना। हाँ, चलिए एक बार सोच लेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है पूरे रास्ते बढ़े, लेकिन ये चार्ज जैसे पास आ रहा है तो फ्लक्स का नंबर चेंज होगा, ये तो हमें समझ में आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी बढ़ेगा, ऐसा तो शुरुआत में दिख रहा है, लेकिन एक बार सोच लेना। तो ये मान लीजिए एप्सिलॉन डी फाई ई बाई डी टी ये फॉर्मूला है, और फ्लक्स पास होने से जो करंट बन रहा है, फ्लक्स चेंज होने से जो बन रहा है, उसको क्या कह रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इस कॉन्सेप्ट पर पढ़ने के या मैक्सवेल के ये बताने के बाद क्या फायदा हुआ? लोगों ने बोला ये तो आपस में सब कनेक्ट ही कर गए, सारी दुनिया कनेक्ट कर गई, अलट पलट सेम हो गया। कैसे? बोल रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा तो उसमें किसी ने मुझे बताया, फैराडे ने, कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। याद आया क्या? एक बार रिपीट करता हूं। If magnetic flux passing through a coil changes with time, there will be an induced EMF. और EMF इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बनता है। तो अब सीधा जोड़ रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या बनता है? इंड्यूस्ड EMF। और इंड्यूस्ड EMF किसकी वजह से आ रहा है? तो आप ये बोल दो इंड्यूस्ड EMF बना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इंड्यूस्ड EMF बना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बना। समझ गए ना? तो कंक्लूजन एक स्टेप और आगे जा रहे हैं, तो बीच वाला स्टेप हटा के बोलो, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना। समझ गए क्या? और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या बना दिया? इंड्यूस्ड ईएमएफ बना दिया। ठीक है क्या? अब यही पिक्चर को आगे बढ़ा रहे, यहां पे बोलना, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ किसी भी लूप से तो डिस्प्लेसमेंट करंट बना, और जहां करंट बनता है वहां मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि करंट की वजह से। तो अब बीच वाला स्टेप हटाते हैं, जहां पे, पहले पूरा बोलूंगा, जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ वहां करंट बन गया, और जहां करंट वहां मैग्नेटिक फील्ड। बीच का स्टेप हटा रहे, जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ वहां मैग्नेटिक फील्ड बनी। समझ गए क्या? उल्टा नहीं लग रहा? अभी पहले क्या बोला था? जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फैराडे क्या बोल, ये मैक्सवेल क्या बोल रहा है? जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करोगे वहां पे करंट जैसा तुम्हें फील आएगा, और करंट जहां वहां मैग्नेटिक फील्ड, बी डॉट डीएल जीरो नहीं होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहां। तो क्या एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ थ्योरी बन गया ना? मतलब ऐसा लग रहा है कि ये तो
आपस में इंटरडिपेंडेंट चीज हो गई, अलग अलग नहीं है, इसलिए फील्ड का नाम बदल के क्या लिख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अलग अलग टाइम पे हमने ये देखा भी था फफूंद की ये कभी भी अलग नहीं होती है हमारे लिए, कभी ये केवल इलेक्ट्रिक होती है, कभी ये केवल मैग्नेटिक होती है, सब हमेशा इंटरकनेक्टेड फील्ड्स हैं, कभी अलग नहीं है। तो स्टेटमेंट समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। यानी कि हमको केवल क्या बनाना है, टाइम वेरिंग कोई एक फील्ड, क्योंकि अगर एक फील्ड में बनाऊंगा तो वो दूसरा फील्ड बना देगा, और दूसरा फील्ड भी टाइम वेरिंग हो गया तो वो पहला वाला वापस बना देगा, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे को बनाते रहेंगे। कुछ समझे क्या? और यही खेल एक बार चालू होता है तो फिर खत्म नहीं होता जब तक बनाने वाला खत्म नहीं हो रहा। तो ठीक है, तो देखा कि लाइट कैसे बनती है, और लाइट में क्या खास बात है, लाइट इसीलिए बन रही है। अब देखो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी वेव क्या होते हैं, वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। हमने पानी में एक पत्थर मार दिया तो देखा तो पूरा जो पूरा स्विमिंग पूल है या पूरा पॉन्ड है उसका पानी ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लगा। तो हमने क्या सब जगह एक एक पत्थर मारा गया? सब जगह क्यों वाइब्रेट होने लगा? हमने तो एक ही को वाइब्रेट किया था। तो तुमने बोला ये सारे तो कनेक्टेड ही है, हम जिसको एनर्जी देंगे वो पहले वही वाइब्रेट होगा, लेकिन वो वाइब्रेट होता है तो 4-5 पार्टिकल से आपस में कनेक्टेड होता है, तो वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर देता है इलास्टिसिटी की वजह से। फिर वो क्या करते हैं, वो 5-6 पार्टिकल क्या करते हैं, अपने चारों तरफ के 5-6 पार्टिकल्स को वो अपनी एनर्जी दे देते हैं, फिर वो और आगे वाले को देंगे। तो एक जगह एनर्जी हमने क्रिएट किया, वो एनर्जी थोड़ी देर में सिस्टम में या मीडियम में ऐसे ट्रैवल होता हुआ बाहर की तरफ दिखाई देता है। उसको क्या बोल रहे हैं, वेव है। वेव इसी को बोल रहे हैं। सचमुच पार्टिकल नहीं जा रहा, एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती जा रही है। किस फॉर्म में हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी एंड, जब पार्टिकल को डिफॉर्म करते हैं तो वो वापस आने की कोशिश करता है अपनी पुरानी जगह पे, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो डिफॉर्म किया तो वो जो पार्टिकल नीचे गया वो वापस फिर ऊपर आता है, इसलिए सरफेस पे ऑसिलेट करने लगता है, क्योंकि बार बार नीचे जा रहा है, फिर वो नीचे वाले पार्टिकल उसको ऊपर भेज रहे हैं, तो ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है, तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो बार बार ऑसिलेट कर रहा है। समझ रहे हैं? लेकिन धीरे धीरे उसका ऑसिलेशन और उसकी एनर्जी अगल बगल वाले पार्टिकल रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि वो जब नीचे ऊपर जा रहा है तो जिस फोर्स से ऊपर नीचे आएगा वो दूसरे पार्टिकल को वही फोर्स से अपोजिट खींचेगा। मतलब एक पार्टिकल नीचे जा रहा है तो उसके 4-5 जो साथी है वो क्या कर रहे हैं, उसको वापस खींच रहे हैं। तो जिस फोर्स से वो उसको ऊपर खींचेंगे वही उस फोर्स से उनको नीचे खींचेगा। तो जब ये ऊपर आएगा तो उसके साथी नीचे चले जाएंगे, फिर वो जब नीचे जाएंगे तो उनके चारों तरफ वाले उनको ऊपर खींचेंगे। समझ गए क्या? तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एनर्जी ट्रांसफर होती है। यही होगा वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारे पास एक सोर्स होगा, एक सोर्स होगा जिसको हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड चार्ज। जहां से भी जिस भी जगह से लाइट आ रही है, जैसे बल्ब चमक रहा है, तो बल्ब क्यों चमक रहा है, बल्ब के अंदर कोई ना कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है, हजारों इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड है बल्ब के अंदर। तो वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेलरेट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन है तो वो बनाते हैं, जैसे एक्सेलरेट हुए मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगते हैं, लेकिन एक्सेलरेटेड है तो बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। बदलता मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अपने चारों तरफ एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, अपने अपने चारों तरफ एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अपने चारों तरफ फिर बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, समझ गए ना? एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में, दूसरे से तीसरे। समझ गए? तो कोई भी चार्ज एक्सेलरेट होंगे तो
वो बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और फिर बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और ये सारी एनर्जी, सारे फील्ड एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर। तो एक जगह इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कम हुई, दूसरी जगह बढ़ गई, दूसरी जगह कम हुई तो तीसरी जगह बढ़ गई। तो बल्ब ने क्या किया, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट हो रहे हैं। हम कैसे एक्सेलरेट करा रहे, करंट भेज के उसको बोल रहे हैं एक्सेलरेट हो जाओ। तो जैसे ही करंट फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो जाएगा, एक्सेलरेट होते ही वो चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो भी बदलता हुआ। जैसे ही बदलेगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, चार पांच जगह बना दिया उसने, वो चार पांच लोग क्या करेंगे, अपने चारों तरफ बदलते हुए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, वो अपने चारों तरफ बनाएंगे तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए ट्रक भागेगी चारों तरफ, और ये जो भागने की स्पीड है इसको स्पीड ऑफ लाइट बोल देंगे। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एनर्जी ऐसे ट्रैवल होता हुआ चला जाएगा। ये एनर्जी हमको दिख रही है तो हम बोलते हैं इसको विजिबल लाइट, अदरवाइज ये सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। समझ गए क्या? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शुरुआत कहां से होगी, कोई चार्ज जरूर एक्सेलरेट करेगा। समझ गए ना? थंडर लाइटनिंग, लाइटनिंग जो होती है उसमें चमकते हुए दिखती है बिजली कड़कते हुए, क्यों? वो जो दो क्लाउड है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करने लगते हैं, क्योंकि एक क्लाउड हायर पोटेंशियल दूसरा लोअर पोटेंशियल हो गया किसी भी वजह से, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स भागेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो चमकते हुए दिखेगा। हर बार हर चार्ज चले चमकता हुआ दिखे जरूरी नहीं है, लेकिन जो चमकता हुआ दिख रहा वहां तो कह सकते कि यहां पे एक्सेलरेशन जरूर हुआ है। समझे क्या? दूसरा देखो, आपने वो वाला सुना है नॉर्दर्न लाइट्स, ऑरोरा बोरियोलिस वाला है? तो उसमें ग्रीन ग्रीन ऐसे उड़ता रहता है, ऐसा लगता है कि ये क्या आसमान में कुछ उड़ रहा है ना, धुआं, ग्रीन धुआं। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां नॉर्थ पोल में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक और एटमॉस्फेयर में अपने आप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे उड़ते उड़ते जैसे ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचते हैं, तो वो पुराना चैप्टर पढ़ा हुआ है हमने, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में घुसा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको घुमाने लगेगा, घूमता हुआ चार्ज एक्सेलरेटेड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके अंदर घुस गया। एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करने लगेगा, खुद स्लो डाउन हो जाएगा लेकिन रेडिएशन एमिट करने लगेगा। रेडिएशन क्यों एमिट कर रहा है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट कर दिया, और वो एक जगह बनाता है तो वो एनर्जी उठ के दूसरी जगह चली जाती है, उसको फिर बनाना पड़ता है, वो एनर्जी फिर दूसरी जगह चली जाती है, दूसरा वाला तीसरी जगह, तीसरा वाला चौथी जगह। अगर एनर्जी लौट लौट के खुद ही इलेक्ट्रॉन के पास आ रही होती तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं भी करता, लेकिन वो एक जगह एनर्जी रखता है। वो लोग क्या करते हैं, वो दूसरी जगह फील्ड बनाने लगते हैं। वो क्या करते हैं, फिर वो दूसरी जगह बनाने लगते हैं। समझ गए क्या? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एनर्जी रख रहा है, वो आगे निकल गए, फिर रख रहा है, फिर आगे निकल गए। तो सारी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल होती जा रही है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे वो अपने आप थक जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द जगह जहां पर भी लाइट देख रहे हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या होता है, ये जो एलईडी में लाइट कहां से निकल रही है, एलईडी में इलेक्ट्रॉन टक 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 ऐसे चलते हुए जा रहे हैं। ये दो दो दिखा रहा हूं, दो ऑर्बिट है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और नीचे ऑर्बिट में खाली जगह है, खाली रूम है, उनको लात मार मार के ऐसे खिसका रहे, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन को इधर से लात मार के खिसका रहे। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर के ऑर्बिट से ऐसे खिसकता हो जाएगा, नीचे के ऑर्बिट में देखता कमरे खाली हैं तो वो कूदता है। जैसे कूदता है मतलब एक्सेलरेट हो गया है। एक ऑर्बिट में कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, लेकिन जैसे ही दो ऑर्बिट के बीच में कूदा तो ये तो तुमने बोर्ड्स मॉडल में भी पढ़ा होगा है, ऊपर से फोटोन निकल जाता है, फोटोन मतलब रेडिएशन निकल गया। तो जैसे ही एक्सेलरेट हुआ उसने चारों तरफ बदलता हुआ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनाया। समझ गए ना? तो मैक्सवेल ने ही कहानी की स्टार्ट करी थी। उसने बोला जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वहां पे एक इफेक्टिव करंट है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट करंट। बाद में हमें पता चल गया जहां पर भी करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये रिवर्स कॉन्सेप्ट हो गया, यानी दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर चार्ज एक्सेलरेट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल है, आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे, एक दूसरे के सहारे एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। इसी एनर्जी को बोल दो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। किस स्पीड से चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड लिख दिया अप्रोक्सीमेटली। अब सी का वैल्यू वैसे फॉर्मूला देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये म्यू नॉट क्या है, वैक्यूम का परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है,
वैक्यूम का परमिटिविटी, तो ये सी भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। अगर किसी और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बोलेंगे तो अंडर रूट ऑफ उसी मीडियम का परमिएबिलिटी, उसी मीडियम का परमिटिविटी लिख देंगे। लेकिन हमको ये पता है कि हम इसको एप्सिलॉन नॉट इंटू ऐसे म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये समझ गए क्या? ये रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को सी लिख देंगे, तो वीएम का वैल्यू आ जाएगा सी अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये जिस नंबर से डिवाइड हो जाता उसी नंबर को हम एक नए नाम से जानते हैं, जिसका नाम रख दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में कौन से दो टर्म है? डायमेंशनलेस फॉर्मूला है, लेकिन क्या क्या टर्म है? मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी का प्रोडक्ट ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हाँ, बिना वायर के। बैटरी के अंदर तो चार्ज सचमुच मूव ही करते हैं। पॉजिटिव आयन एक साइड जाएंगे, नेगेटिव आयन एक साइड जाएंगे, टोटल चार्ज फ्लो पर सेकंड निकाला तो जैसे कोई विंडो बना लो पूरे बैटरी के अंदर, विंडो के एक सेकंड में कितना कितना चार्ज फ्लो कर गया, उस पूरे चार्ज को निकाल दिया, तो वो तो करंट, एक्चुअल करंट है, जिसको कंडक्शन करंट कह रहे हैं। लेकिन कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई भी वायर या सचमुच चार्ज मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा, वहां पर फिर भी करंट है। क्या बोल रहे हैं? तो जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पर तरीके से फ्लो चेंज होने से, अब एक दो फॉर्मूले हैं, सीधा सीधा याद रखना है, बिल्कुल भी नाटक नहीं करना है। एक तरीका ये, इसमें ये स्पीड ऑफ लाइट है, कैसे दिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेरी कैसे करता है वो बना रहे हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाई एक्सिस पे वेरी कर रहा है, मतलब पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई, साइनोसॉइडल बनाया। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जेड एक्सिस पे वेरी कर रहा है। आपको ये फोटो समझ में आ रहा है क्या? ऐसे आपस में दोनों फील्ड कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और लाइट रे इनके परपेंडिकुलर चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू ई नॉट लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू बी नॉट लिखा है, और उनके बीच में ये रिलेशन है जो आपको याद रखना है। नॉर्मली सवाल में दो वेक्टर देते हैं और तीसरा वेक्टर पूछ लेते हैं, फॉर्मूला ये चलेगा। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर के हिसाब से देखें तो एक्स वाई जेड का फंक्शन आपको ऐसे दिमाग में रख लेना है। जैसे अगर सी से बी ई की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बी का डायरेक्शन आ जाएगा, वैल्यू नहीं आएगा, वैल्यू ऐसे ही आएगा। अगर बी से सी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ई का वैल्यू और डायरेक्शन दोनों आता है, लेकिन ई से बी की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमने ई से बी की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो सी का डायरेक्शन आ गया, वैल्यू नहीं आएगा। एक फोटो जो बनाया उसमें खास बात समझना, आप ऐसा मत सोचना कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, क्योंकि आपस में कन्वर्ट हो रहा, आपस में कन्वर्ट नहीं हो रहा। एक जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसकी खुद की जगह पर पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ता है। तो दोनों फील्ड के वैल्यूज एक साथ इंक्रीज होते हैं और एक साथ ही, जब एक साथ डिक्रीज होते हैं तो दूसरी जगह का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ इंक्रीज होता है, फिर वो डिक्रीज होता है तो तीसरी जगह का होता है। इसलिए एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे से तीसरे पे, समझ गए? अगर ये आपस में ही इंटर कन्वर्जन कर रहे होते तो एनर्जी कभी भी ट्रैवल नहीं करती, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड वाला इलेक्ट्रिक में, तो ये तो आपस में ही खेलने लगे, फिर आगे क्यों जाएगा? तो लाइट में एनर्जी आगे ट्रैवल करता है क्योंकि एक जगह का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो उनको चाहिए नहीं इंक्रीज, तो वो क्या करेंगे? अपनी एनर्जी से, अपने वेरिएशन से नेक्स्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो खुद कम होने लगेंगे और दूसरे पॉइंट पे बढ़ने लगे, फिर ये कम होगा तो तीसरे पॉइंट पे बढ़ने लगेगा, एनर्जी एक पॉइंट से
दूसरे पॉइंट ट्रांसफर हो जाएगा। ये किसी एक पॉइंट का ग्राफ है, एक पॉइंट का टाइम के साथ ग्राफ है, मतलब एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, फिर नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, फिर पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के फेज में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है क्या? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम है उसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी पॉजिटिव है, मैक्सिमम है, नेगेटिव भी, दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिख दिया है। यहां पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा इस सवाल को कंप्लीट कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईएम वेव इस इतना लाइट रे is moving with C along positive x-axis। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है। फॉर्मूला था, जल्दी जल्दी करना है, E इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, याद कर लो इसको, E इक्वल टू बी क्रॉस सी। इस सवाल में E का वैल्यू 5000 दिया है, डायरेक्शन के कैप, यहां लिख देते हैं 5000 के कैप इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड पूछा, उसको B लिख देंगे क्रॉस C का वैल्यू हमको पता है 3 इंटू 10⁸ और डायरेक्शन किधर दिया हुआ है, आई कैप। अब B के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, J क्रॉस I कर सकते हैं या माइनस J क्रॉस I कर सकते हैं, क्योंकि K बनाना है। तो J क्रॉस I करेंगे तो माइनस K हो जाएगा, यानी कि B का डायरेक्शन किधर आने वाला है, माइनस J। J क्रॉस I करेंगे तो माइनस K आता है, पर वो साइड में क्या लगा हुआ है, तो हमको यहां क्या रखना पड़ेगा, माइनस J। तो इसका डायरेक्शन किधर आ गया, माइनस J कैप, डायरेक्शन अलग से आ गया। अब वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वेक्टर B का वैल्यू 5000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸ और डायरेक्शन माइनस J कैप, यूनिट टेस्ला लिख दो, यूनिट। फाइव बाई 3 इंटू 10 का पावर -5 टेस्ला माइनस J कैप। माइनस J कैप पहचान गए, ऑप्शन में यही बस खेल होगा, अलग अलग डायरेक्शन दिए होंगे, आपको सही डायरेक्शन पहचानना होगा। फोटोन की बातें थोड़ा बहुत शायद आपको याद होंगी, नहीं याद तो हम दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे आगे रेफरेंस लेने के लिए मैंने थोड़ा एक रिजल्ट लिख दिया है, हालांकि अभी इस नेचर की हमें जरूरत नहीं है। ये कौन सा वाला नेचर है, फोटोन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होता है, अभी इसकी बात हम नहीं कर रहे, इसको नहीं पढ़ रहे इस चैप्टर में। फिर भी इसमें एक दो रिजल्ट है जो हमारे काम आते हैं। एक है कि फोटोन अगर कोई लाइट का पार्टिकल है तो उसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, hc/लैम्डा, आपने सुना है ना ये। इसको मोमेंटम इंटू सी भी लिख सकते हैं या h इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, p मोमेंटम है। इसी मोमेंटम का फॉर्मूला h/लैम्डा है, उसको हम एनर्जी अपॉन सी कर दे रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, मोमेंटम निकालना है तो एनर्जी को सी से डिवाइड कर दे रहे हैं, और एनर्जी निकालनी है तो मोमेंटम को सी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। hc/लैम्डा में अगर आपको कैलकुलेट ही करना पड़ जाए, तो अगर hc का वैल्यू आप याद रखना चाहें तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर इसका वैल्यू होता है। तो अगर हमको आंसर लैम्डा का वैल्यू नैनोमीटर में लिख दे तो ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। कुछ समझे क्या, आप समझे क्या? को बोलता बताओ लाइट, विजिबल लाइट के फोटोन का एनर्जी क्या है, तो आप देखेंगे ज्यादातर जगह आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा। जैसे कोई बोलता है रेड कलर का लाइट रे का एनर्जी बताओ कितना होता है, तो कितना होता है, रेड कलर वाला
कितना वेवलेंथ है? 700 है। 400 टू 700 चल रहा है, सबसे लल्लू रेड वाला है, तो वहां पे लैम्डा का वैल्यू 700 रख देंगे, तो ऑलमोस्ट 1.6 1.7 के आसपास ये एनर्जी आने लगती है। ठीक है ना, 1240 डिवाइडेड बाय 700 कर दो, 1.7 के आसपास कुछ वैल्यू बनने लगेगा। तो आपको अप्रोक्सीमेटली ये आंसर पता चलेगा किसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में। जब लैम्डा का वैल्यू आपको किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा? नैनोमीटर में। नैनोमीटर में डाल दो, आ जाएगा। ठीक है, electromagnetic radiation has an energy 14.4 kilo electron volt. Which region it is, does it belong? ये अभी लिस्ट में आपको बनवा दूंगा, आपको सिखा भी दूंगा कैसे याद रखना है, लेकिन अभी के लिए ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखे तो आप एक्सरेज बोलने लगो, इसको समझ गए? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखे एनर्जी तो क्या बोलना है? एक्सरेज बोलना है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखे तो गामा रेज बोलना है। मेगा मतलब 10 का पावर 6 या 10 का पावर 7 में चले गए तो गामा, और किलो दिखे तो एक्स रेज। ठीक है ना, तो ये ऐसे लिस्ट है, अभी बनेगी, उसका हमको आइडिया है। ये दो फॉर्मूले, ये मतलब ये वाला फॉर्मूला और है जो दिमाग में रखना है अभी आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, इस पे बेस सवाल आ सकता है। ये वाले ऑलरेडी फॉर्मूले हमको याद है आपको? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिखा था, और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये भी लिखा था। तो उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ जाता है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ वेव का मतलब मैकेनिकल वेव में भी यही होता है, पावर पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया, पावर का मतलब होता है किसी भी वेव में से जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो पर सेकंड जितना एनर्जी फ्लो हो रहा है उसको एरिया से डिवाइड कर दो, क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी। एनर्जी फ्लोन पर सेकंड डिवाइडेड बाय एरिया, यानी पर यूनिट टाइम डिवाइड, तो आंसर है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको बोल रहे हैं इंटेंसिटी। पावर अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक बल्ब खरीदा, उसके ऊपर लिखा 100 वॉट, इसका क्या मतलब है? एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी फेंकने वाला बल्ब है ये, मतलब इस बल्ब से पर सेकेंड कितना एनर्जी निकलेगा, कहां जाएगा? मतलब बल्ब चमकेगा तो एनर्जी कहां जाएगा? नहीं, तो लाइट ही है, हीट बीट कुछ नहीं है, लाइट है, समझ रहे हो ना, हीट अलग है। जैसे अगर हमने इसको कहा ये बल्ब जो है 5 वॉट का है, ठीक है, तो इसकी एक ल्यूमिनोसिटी है कि इसमें से कितनी चमक निकलने वाली, कितनी विजिबल लाइट निकलने वाली है। मान लो 5 वॉट का बल्ब है तो इसका सर्किट भी गर्म होता है, वो गर्मी भी उसी 5 वॉट में इंक्लूडेड है। तो 5 वॉट का बल्ब चमकता 5 वॉट नहीं है, हो सकता है चमकता 3 वॉट हो, बाकी 2 वॉट का क्या है, इधर उधर की गर्मी निकल रही है, तो इससे जो लाइट निकल रही है वो 3 वॉट है मान लो, ठीक है। तो वो लाइट की एनर्जी अलग है, वो सारी एनर्जी गर्मी, समझ गए क्या? ये बल्ब गर्म होके नहीं चमक रही है, इनकैंडेसेंट वाले नहीं बल्ब है, ये एलईडी जो होते हैं ये गर्म कम होते हैं, चमकते ज्यादा हैं, यानी इसमें से प्योर लाइट ही निकल रही है, समझ रहे हैं? हाँ चलिए, तो बताओ, ये जो बल्ब कोई भी है उसमें से 100 वॉट का बल्ब है लाइट निकालने वाला, इसका मतलब है 100 वॉट लाइट एक सेकंड में ये चारों तरफ दुनिया में फेंक रहा है। तो आप यहां हो, यहां हो, यहां हो, तो कुछ लाइट आपकी तरफ फेंक रहा है, कुछ इधर फेंक रहा है, कुछ इधर फेंक रहा है, कुछ इधर फेंक रहा है, सब मिला के सारा लाइट रे देखेंगे, सारा एनर्जी देखेंगे तो कितना है पर सेकेंड? 100 वॉट, 100 जूल एनर्जी ऐसे दुनिया में फेंक रहा है। तो जो फेंक रहा है वो शुरुआत में ज्यादा इंटेंस दिखता है, यानी कि बल्ब को ऐसे आंखों में घुसा के देखो तो लगेगा बहुत चमकता है, और उसको 100 मीटर दूर ले जाओ तो लगेगा तो बिल्कुल लल्लू बल्ब है। तो ऐसा क्यों हो गया कि उसकी चमक कम दिखने लगी? अभी तो आंखों के पास बड़ा तेज चमक रहा था, ऐसा होता ना, टॉर्च ऑन करके आंखों में घुसाते हम लोग बचपन,
खेले नहीं तुम लोग बचपन में कभी? तो वो बहुत चमकती है, ऐसा क्यों? हाँ, लेकिन अभी हम उसको किसके फॉर्म में पढ़ रहे हैं? जो चमक दिखाई दे रही है उसको अब क्या बोल रहे हैं? जहां जहां ज्यादा चमक दिखाई दे, समझ गए ना? हाथ को अगर बल्ब के पास लाओ तो ज्यादा चमकता हुआ हाथ दिखेगा आपको। क्या ज्यादा है? इंटेंसिटी ज्यादा है भाई। बल्ब तो उतना ही पावर फेंक रहा है, लेकिन उस पावर में ज्यादा पावर तुम्हारे एरिया पर डिपॉजिट हो रही है। अगर हाथ को दूर ले जाएंगे तो उसकी पावर बहुत बड़े एरिया में डिपॉजिट हो रही है, उसमें से तुम अपने छोटे से एरिया पे पावर देख रहे हो, तो वो कम हो गई। तो किसी भी बल्ब से जितना दूर जाएंगे उतनी इंटेंसिटी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका जो एनर्जी है वो सराउंडिंग एरिया में फैल रहा है, और जितना दूर जाएंगे सराउंडिंग एरिया करस्पॉन्डिंग बढ़ता जा रहा है। कुछ आइडिया लगा क्या? तो पावर बल्ब की अलग चीज है, लेकिन पावर कितने एरिया पे डिपॉजिट हो रही है वो पर यूनिट एरिया का जो इफेक्ट आएगा उसको चमक बोलेंगे। समझ गए क्या? उसी से पता चलेगा कि लाइट रे कितना चमकदार दिखेगा, इंटेंस। आपको ऐसा कुछ याद है कि अगर लेंस लगा दो सन रेस पे तो कागज जल जाता है, तो क्या सन का टेम्परेचर लेंस देख के बढ़ जाता है? तो फोकस क्या कर रहा है? लाइट रे का करस्पॉन्डिंग एरिया क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है। तो लाइट रे का, समझ गए ना, नंबर ऑफ, समझ गए, अमाउंट ऑफ लाइट रे फॉलिंग एट अ पर्टिकुलर एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि लाइट रे को ऐसे कन्वर्ट करके एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर दिया, तो करस्पॉन्डिंग एरिया क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया तो वही पॉइंट चमकता हुआ ज्यादा दिखेगा। समझ गए क्या? लाइट रे तो उतनी ही आ रही है, लेकिन अगर मैं ऐसे लेंस हटा दूं, हाथ सीधा लगा दूं, तो लाइट रे अभी भी इस पे ही उतनी गिर रही है, लेकिन एरिया ज्यादा है, तो चमकदार कम दिखेगा। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा। पावर अपॉन एरिया को क्या बोल रहे हैं? इंटेंसिटी। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एक दो पॉइंट और इसमें ध्यान देना है इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला एक एवरेज पावर से बना है, एवरेज इंटेंसिटी बताएगा। तो ये वैल्यू भी एवरेज है, लेकिन स्क्वायर का एवरेज आरएमएस वैल्यू होता है। तो यहां पे ई और बी जो इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा वो कौन से वैल्यू होंगे? आरएमएस वैल्यूज होंगे। अगर आपको पीक वैल्यूज ही निकालने पड़ जाए तो क्या करोगे? √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पीक वैल्यूज आ जाएंगे। दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर समझना। इस फॉर्मूले में कौन से वैल्यू निकल रहे हैं, और दोनों फॉर्मूले अलग अलग इक्वल हैं, ठीक है? कभी कभी किसी किसी बुक में कंफ्यूजन मचा देते हैं। उसमें ऐसा लिखा रहता है लाइट रे आ रही है, एक लाइट रे में कितनी एनर्जी है? 2, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाली और एक, तो आधा इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, आधा हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। ये टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन आपको फॉर्मूले में आधा आधा नहीं कर देना। जैसे बोल रहा है इंटेंसिटी दिया 500, तो तुमने बोला 250 वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे और 250 से मैग्नेट, ऐसा नहीं करना है। फुल इंटेंसिटी को यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वही फुल इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड से यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेकिन कौन से वैल्यूज आएंगे? आरएमएस वैल्यू। समझ गए ना? नॉर्मली ये सब साइनोसॉइडल फंक्शन है, और साइनोसॉइडल पे स्क्वायर लगा दिया तो आरएमएस का रास्ता कन्वर्ट होने वाला है। स्क्वायर पर एवरेज लेंगे तो आरएमएस कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राई करते हैं। मतलब ये कैलकुलेट बाद में करेंगे हम लोग, केवल इस सवाल को फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इमर्जिंग बीम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइनोसॉइडल प्लेन वेव फंक्शन ई एक्स इक्वल टू इतना इतना। इसमें 36 जो दिया वो क्या चीज है? पीक वैल्यू है, और हमारे फॉर्मूले में जो यूज होती है वो, तो इससे आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इंटेंसिटी का आंसर चाहिए। क्या फॉर्मूला है? हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये कौन सा वैल्यू है? इनटू सी। सी हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है, लेकिन हल्का सा चेक कर लिया करना हमेशा। ये जो फंक्शन होते हैं ये के एक्स माइनस ओमेगा टी जैसे हैं। के जेड माइनस ओमेगा टी है, तो माइनस ये बोलता है कि ये वेव पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में चलने वाला है। यानी कि अगर ये लाइट रे देखें किधर जाएगा तो क्या बोलना है? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। माइनस लगा है तो प्लस बोलना है, और प्लस लगाए तो, ये हमने मैकेनिकल वेव में एक बार पढ़ा था।
दूसरा ये जो ओमेगा और के है इनके वैल्यूज पहचानो, तो सी का जो फॉर्मूला होता है ये ओमेगा बाई के ही होता है। कभी कभी मीडियम बदलने से रेशियो अलग भी आ सकता है। जैसे ओमेगा का वैल्यू क्या दिया है, 3.6 इंटू 10 का पावर 15 है, डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10 रेस्ट पावर 7 है। अगर आप सॉल्व करें तो 3 इंटू 10 रेस्ट पावर 8 आ गए। समझ गए क्या? तो तुम्हारा क्रॉस चेक भी हो गया। लेकिन अगर मान लो बदल रहा उस सवाल में, तो आप थोड़ा ओमेगा बाई के करके देख लेना क्रॉस चेक। समझ रहे हो? ऐसा नहीं हो कि ओमेगा और के अलग हो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ दे दे तो आपका आंसर अलग आ जाए। बोले तो मैंने बोला अगर किसी इक्वेशन में के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलने वाला वेव है, स्पीड टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और के एक्स प्लस ओमेगा टी लिखा है तो ये एडिशनल जानकारी इस सवाल में यूज नहीं हो रही। सी जो है किस तरफ है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये अलग इंफॉर्मेशन क्या। तो आई को लिखा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। तो सॉल्व कर पाओगे क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और सी का वैल्यू भी हमको पता चल गया। ठीक है, मान लीजिए इससे कुछ आंसर आ जाएगा, ट्राई कर लेना आप लोग, है ना। चलिए एक और सवाल। हमने अभी जो सवाल किया था उसमें था इंटेंसिटी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, और नहीं उल्टा बोल रहा हूं, अब अगर इंटेंसिटी पता हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, या इंटेंसिटी पता हो मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले, तो फॉर्मूला वही है। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें देखोगे कि इंटेंसिटी नहीं दिया हुआ, लिखा है अ पॉइंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन एवरेज पावर आउटपुट ऑफ 800 watt, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3.5 मीटर फ्रॉम द सोर्स विल बी। मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, यानी आरएमएस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पीक वैल्यू चाहिए। तो लेकिन फॉर्मूले से कौन सा वैल्यू आएगा, फिर पीक वैल्यू कैसे बनाएंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बनना चाहिए। ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये यहाँ पे पावर दे दिया है, और पावर और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है, पावर अपॉन एरिया। अब यहाँ पे एरिया कैसे निकाले, इसीलिए यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, पॉइंट अगर सोर्स है तो उस वो अपनी एनर्जी को कहां फेंक रहा होगा। तो आप बोलेंगे पॉइंट सोर्स मतलब बल्ब की तरह है, तो चारों तरफ फेंक रहा होगा। चारों तरफ मतलब चारों तरफ स्फेरिकल स्पेस में फेंक रहा होगा। तो अगर यहां से किसी आर डिस्टेंस पे मुझे इंटेंसिटी चाहिए, तो मैं उसी आर डिस्टेंस पे जाके एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जैसा सरफेस बना दूंगा। उससे क्या होगा, उससे मुझे पता चलेगा, जैसे बल्ब ऑन कर दे, मान लो एक बल्ब है तुम्हारे पास और तुमने उसको चारों तरफ एक रूम में रख दिया। अब मान लो क्यूबिकल रूम है, तो क्या उस रूम का हर पॉइंट बल्ब से बराबर डिस्टेंस पे है, तो हर पॉइंट बिल्कुल बराबर चमकेगा क्या अंदर रूम का। तो कैसा शेप का रूम बनाना चाहिए, तो सेंटर पे बल्ब रखने हुए हर पॉइंट बराबर चमके। चमक मतलब इंटेंसिटी। तो हमको कैसे पता चलेगा कि यूनिफॉर्म इंटेंसिटी के लिए हमको इसमें शेप जो है स्फेरिकल लेना था। अरे भाई स्फेरिकल का ही हर पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे होगा, तो लॉजिकली अगर यहां इंटेंसिटी आई है तो यहां पर भी और सब जगह आई होगी। तो आई को अब हम लोग पावर अपॉन एरिया करके सॉल्व करेंगे। लेकिन एरिया हमने कौन सा वाला निकाला है, ये पूरा सरफेस एरिया। बोलो, पावर का वैल्यू दिया P डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी हमको पता चल जाए तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर इंटू, इससे ERMS आ जाएगा। फिर हमको लेकिन सवाल में क्या पूछा है, कुछ समझे क्या, समझे क्या, पीक वैल्यू पूछा है, कैसे पता चला, मैक्सिमम पूछा है। अगर लिखा होता फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ लिखा नहीं रहता, तो हम बाय डिफॉल्ट कौन सा वैल्यू निकाल। आपको ये खेल समझ में आ गया, हर चैप्टर में से ही है। ठीक है, अगर मैं इसका पैरेलल सवाल बनाऊं और ऐसे बोल दूं पॉइंट सोर्स की जगह लाइन सोर्स ऑफ पावर P,
लाइन सोर्स ऑफ पावर पी है, यानी ट्यूबलाइट की तरह कोई सोर्स है, इसका पावर पी है, तो फिर इसमें हम लोग एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जैसा सरफेस बनाएंगे। अब इसका हर पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे, तो सब जगह पावर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहां पर इंटेंसिटी निकालने के लिए पावर अपॉन सरफेस एरिया करना है, कितना, लेंथ एल है, रेडियस आर है, सरफेस एरिया, तो दोनों जगह आंसर में अंतर है। यहां पे इंटेंसिटी 1/r² का फंक्शन है और यहां पे 1/r का फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये अभी आएगा वेव ऑप्टिक्स में, हम लोग करेंगे इसको, वेव फ्रंट बोलते हैं जिस शेप में लाइट रे निकल रही है उस शेप में, ये जैसे स्फेरिकल है तो स्फेरिकल एक जैसा सरफेस एरिया दिख रहा है, इसको वेव फ्रंट बोलेंगे। ये अभी अभी हमने कर लिया है, लेकिन ये इसको दोबारा लिखा गया क्योंकि आगे की ये कहानी लास्ट है और उसमें हम लोग अब रेडिएशन प्रेशर के बारे में बात करेंगे। क्या मतलब है उसका, उसके भी एक दो फॉर्मूले डायरेक्टली याद रखने होते हैं। तो अभी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ये चैप्टर चलता है। इसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले रिलेट करके रखो, एक सवाल डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर किसको कह रहे हैं, अगर मतलब लाइट रे क्या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं टकरा के अपना मोमेंटम चेंज करे, तो मोमेंटम चेंज करने पे फोर्स लगता है। जैसे कंटेनर में गैस भरी रहती है तो कंटेनर के वॉल पे प्रेशर आता है कि नहीं आता है, कहां से आता है, गैस ऐसा क्या करता है कि प्रेशर क्रिएट हो जाए, गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार कंटेनर के वॉल्स पे टक्कर मारते हैं, वे टक्कर मार के चिपक जाते हैं क्या, टक्कर मारते हैं फिर इलास्टिकली रिबाउंड हो जाते हैं, फिर दूसरे वॉल पे टकराते हैं फिर इलास्टिकली रिबाउंड हो जाते हैं, आपस में लगातार रिबाउंड होते रहते हैं। तो हर टक्कर पे मोमेंटम चेंज होता है, पर सेकंड जितना मोमेंटम चेंज होता है उसी को फोर्स कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझे क्या, कभी वाटर कैनन देखा, वाटर कैनन है, दंगा करो दंगा फसाद, तो पुलिस वाले ना नॉर्मली डोमेस्टिक दंगा होता है तो गोलियां नहीं चलाने लगते, कि जैसे स्टूडेंट आ रहे हैं कि कल छुट्टी करो, कल छुट्टी, हमें चाहिए छुट्टी, हमें चाहिए छुट्टी, मान लो डीपीएस के बाहर धरना करने लगे, तो क्या भेजेंगे, हाँ फायरिंग स्क्वाड थोड़े ना भेज देंगे यार, जलिया वाला बनाओ, वाटर कैनन, हाँ लाठी चार्ज भी करते हैं, लेकिन देखते हैं कि स्टूडेंट यार नहाए वाए नहीं है, हाँ, गंदे बंदे रहते हैं ये लोग, तो वाटर कैनन यूनिवर्सिटीज में दंगा रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है, स्पेशली जब सर्दियों में दंगा हो रहा है, वाटर कैनन भेजते एकदम ठंडा पानी, और वो भी कोई ऐसे नहीं कि आरओ वाटर लेके आ रहे हैं, किसी भी नाले से भर लेते हैं, अब फिर तुम्हारी सफाई, तो उसमें इतने फोर्स से पानी निकलता है कि कोई भी सामने आ गया उसको टक्कर लगेगी तो उड़ते हुए गिरेगा दूर, तो आपको चोट भी लग गई, हो सकता है हड्डी भी टूट जाए, लेकिन ऐसे फैटल नहीं होगा, मरोगे नहीं, नहाए धोए घर पहुंचोगे नाली के, तो उसमें क्यों हो रहा फोर्स, क्योंकि वाटर का जेट आगे टकराएगा तो वाटर के जेट का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो जब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा मतलब मोमेंटम चेंज कर दिया तुमने, और मोमेंटम चेंज करा जिसने तो फोर्स लगा दिया, लेकिन फोर्स तो एक्शन रिएक्शन होता है, तुमने वाटर पे लगा दिया तो उतना ही फोर्स वाटर ने तुम पे लगा दिया, तो वाटर ऐसे तेजी से आएगा टकरा के, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा या टकरा के रुक जाएगा, तो जितने मोमेंटम से टकराया उसमें चेंज हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स पर यूनिट एरिया इज, तो हम लोग ऐसा रेडिएशन प्रेशर पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर लाइट रे भी किसी इंसान पर इंसिडेंट करे तो कितने लाइट का एनर्जी जाके टकरा रहा है और टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके हिसाब से प्रेशर क्रिएट होता है। उसको देखो यहां पे क्या लिखा है, फॉर अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रेशर का फॉर्मूला है 2I/c। यहां पे इंसिडेंट जो है नॉर्मल इंसिडेंट,
नॉर्मली इंसिडेंट लाइट है। मामला समझना बड़ा सिंपल है। मान लीजिए लाइट रे जिसका इंटेंसिटी है आई, वो किसी सरफेस पर टकराया और लाइट बीम का एरिया है ए, तो पावर होता है यानी कितना लाइट रे टकरा रहा है पर सेकेंड, पावर का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए। आपको याद आया क्या? आई इंटेंसिटी और ए, बिल्कुल पैरेलल बीम आ रही है मतलब एरिया लगातार क्या है? ए है। पैरेलल बीम आ रही ना तो एरिया यहां भी ए है यहां भी ए है। अगर कन्वर्जिंग बीम आ रही होगी तो एरिया छोटा हो जाएगा तो इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, तो फिर आई इंटेंसिटी नहीं दिया रहेगा। समझ गए ना? यहां पे आई इंटेंसिटी कांस्टेंट की तरह क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इसका एरिया भी बिल्कुल कांस्टेंट है, आई इंटू ए। ये पावर हो गया। पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी फ्लोन पर यूनिट टाइम। अभी पिछले उसमें हमने देखा, अगर आपको एनर्जी पता चल जाए और उसको स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मोमेंटम। ये हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। मोमेंटम का फॉर्मूला होता था एच बाय लैम्डा और एनर्जी का फॉर्मूला होता था एच सी बाय लैम्डा। तो ऐसा लग रहा है ई बाई सी करेंगे तो मोमेंटम आ जाएगा। ये पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो मैंने लिखा अगर उसको सी से डिवाइड कर दे तो मोमेंटम फ्लो पर यूनिट टाइम को बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम अपॉन सी। एनर्जी पर यूनिट टाइम को बोलते हैं पावर, तो पावर अपॉन सी। मोमेंटम फ्लोन पर यूनिट टाइम इज पावर अपॉन सी। पावर को बोल दिया आई इंटू ए बाई सी। ये सब ऐसे कन्वर्ट करते जा रहे हैं। अब दो तरह के सरफेस है, ध्यान से देखो, कहानी खत्म होने वाली। एक मान लो सरफेस ऐसा है जिसपे लाइट रे टकराया और टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया। लाइट रे टकराया, टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसे नॉर्मली टकराया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो आप कहेंगे भाई जितना मोमेंटम आया उसका नेगेटिव मोमेंटम लौट गया। समझ गए क्या? मोमेंटम वेक्टर हो गया ना, एक्स में आया तो माइनस एक्स में लौट गया। इसका मतलब है चेंज कितना हुआ? तो अगर हमने बोला एक्स माइनस माइनस एक्स, एक्स से माइनस एक्स हो गया, तो चेंज कितना हुआ? तो चेंज इन मोमेंटम फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चेंज इन मोमेंटम क्या लिख दें? चेंज इन मोमेंटम लिख दिया 2 इंटू मोमेंटम इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। यहां पे पर यूनिट टाइम मोमेंटम इंसिडेंट था आई ए बाय सी, हमने उसको डबल कर दिया। मोमेंटम इंसिडेंट पर यूनिट टाइम था आई ए बाई सी, 2 आई ए बाई सी। लेकिन चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं फोर्स। न्यूटन्स लॉ ने सिखाया कि फोर्स इज डीपी बाय dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को लिख दिया 2ia बाय, फोर्स आ गया 2ia बाई सी। तो प्रेशर कितना हो गया? फोर्स अपॉन एरिया बोलो। फोर्स अपॉन एरिया क्या आंसर लिख दिया? 2i बाय सी। आई क्या है? इंटेंसिटी, 2i बाई सी। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट में लिखा है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए आंसर है आई बाई सी। ऐसा क्यों? हाँ मतलब मोमेंटम टकराया और फिर रुक गया, तो रिबाउंड नहीं हुआ पार्टिकल। रिबाउंड नहीं हो रहा मतलब पॉजिटिव आंसर 0 हो गया लेकिन नेगेटिव नहीं हो रहा। तो चेंज कितना है? जितना टकराया वही चेंज है। तो आई बाई सी टकराया और रिबाउंड नहीं हुआ तो चेंज 2i बाई सी हुआ ही नहीं। अभी कितना है? आई बाई सी। तो प्रेशर आधा हो जाएगा, है ना? देखो
इसको पढ़ लेना, लेकिन 2 बार पढ़ना, ठीक है? कोई थ्योरेटिकल छोटा मोटा पॉइंट नहीं पूछा जाए। वैसे फॉर्मूला यही 2-3 फॉर्मूले ही हैं बस। डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने का जो तरीका बनाया है एनसीईआरटी में, आप उसको पढ़ना, बहुत ही शानदार। हाँ जी, डी आ रहा है, डी आएगा, डी। मोमेंटम ट्रांसफर्ड है, यही 2I/c। मोमेंटम चेंज पर सेकंड निकालना है, तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकंड का मतलब फोर्स ही हो गया भाई। फोर्स बताओ, तो हमने लिख दिया 2IA/2I का वैल्यू 6 दिया है, ए का वैल्यू 40 सेंटीमीटर दिया है अपॉन सी। क्यों भाई? यही वाला आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। इस लिस्ट में मतलब ऐसे बहुत पूरा रटना नहीं है, 2-3 पॉइंट को ही पकड़ने की कोशिश करनी है। ये हमारा सबसे ज्यादा एनर्जी का रे है, हार्ड और सॉफ्ट गामा की चिंता नहीं करनी, गामा रे सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद उससे हल्का रे कौन सा है? एक्स रेज। एक्स रेज के बाद अल्ट्रा वायलेट, फिर हमारा फेवरेट विजिबल लाइट, और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो ये हो गया 4th, 5th, 6th एंड 7th। बीच में जो एक दो दिए है वो मिक्सिंग बता रहे हैं, यानी कि एक वेव खत्म होने लगेगा दूसरा चालू होने लगेगा, क्योंकि क्लियर कट कोई भी ऐसा है नहीं कि डिवीजन की ये वाला यही हो सकता है, वो वाला वही हो सकता है। अलग अलग प्रोसेस से बनने वाले वेव्स को भी हमने अलग अलग नाम दे दिया, अलग अलग तरीके से बनने वाले वेव्स को भी अलग अलग नाम दे दिया। तो ऐसा हो सकता है कि एक तरह का वेव का एनर्जी दूसरे तरह के वेव के साथ ओवरलैपिंग हो, लेकिन ये अलग प्रोसेस से आ रहा है, वो अलग प्रोसेस से आ रहा है, तो उनका नाम ही अलग अलग रखा हुआ। जैसे जो गामा रेज है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से ही आ रहे हैं। अरे भाई बहुत ही ज्यादा हंसने लगे, क्या हुआ? अच्छा, खांस, तीनों की खोपड़ियों के बीच में 3 सेंटीमीटर की जगह थी, बॉन्डिंग, आपस में कोई बातें कर रहे थे, फिर किसी ने कोई चुटकुला सुना दिया। अब तो हम लोग बहुत आगे निकल आए, इसलिए मैं अब कुछ कहता नहीं, तुमने देखा होगा। आपको अगर अभी कहना पड़े मतलब मामला वर्थ नहीं है, क्यों जी? इस समय मोटिवेट करना पड़े, पढ़ो पढ़ो, जो बच्चे पढ़ते हैं वो अच्छे होते हैं, फिर उनका अच्छा होगा लाइफ। आप खुद डिसाइड कीजिए। गामा, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। सबसे ज्यादा ध्यान रखना है विजिबल लाइट का, सबसे ज्यादा हमारे सवाल विजिबल लाइट पर बेस्ड होंगे। पहचानना, यहाँ पे वैसे तो ये लिखा है, बट आप फिर भी रेंज पकड़ के चलना, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको याद रखना भी आसान है। 1:2 टाइप दिख रहा है, 1.6 से, ये कौन है? ये अपने विजिबल लाइट है, सबसे लल्लू वाले 1.6 वाले रेड है, और दूसरा रेंज जो है वो वायलेट वाला है, दूसरे साइड ब्लू वाले बैठे हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा रेंज विजिबल लाइट का। तो मोस्ट ऑफ द टाइम
ये जो 2 और 3 के बीच वाले होंगे 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.8 ऐसे वाले दिए होंगे, कभी नाम नहीं दिया जाता है विजिबल लाइट है, समझ गए क्या? आपको खुद ही डिसाइड कर लेना रही है। तो 1.6 से 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में मोस्ट ऑफ द रेज अपने आप कौन से वाले हैं? विजिबल लाइट है। ठीक है, पूछ लेगा कि ये कौन सा कलर दिखाई देगा, तो आपको देख लेना 1.6 के तरफ है तो रेड बोलना है, फिर वैसे थोड़ा डिवाइड कर देंगे। ये हो गया। 1.6 से कम वाले इंफ्रारेड हैं, उससे थोड़ा एनर्जी बढ़ा लो। जैसे अब 3.2 पे तो विजिबल ही है, तो 3.3 कोई नहीं पूछता, 3.4 कोई नहीं पूछता। जैसे बोलेगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वो अल्ट्रा वायलेट है। 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वो भी अल्ट्रा वायलेट है, क्योंकि उसके ऊपर कौन बैठा है? एक्स रेज, और एक्स रेज किलो में चल रहा है। देखो अभी हमने बोला था ना किलो, पिछला वाला एग्जांपल 14.4 चल रहा था, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ने 1000, 2000, 3000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले सवाल कौन से वाले? तो 100, 200 वाले कौन से? देखो सिंगल डिजिट वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये वाले 2-3 के बीच में, ये तो है विजिबल। तो 3 से और 100, 200 तक कौन चलेगा? अल्ट्रा वायलेट चलेगा, 200, 400 भी चलेगा। ठीक है, लेकिन एक्स रेस की कहानी ऑलमोस्ट 200, 300 से स्टार्ट कर दो और हजारों तक चलाओ, 10,000 तक भी चलाओ, 10 किलो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10,000, यानी कि 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा। लेकिन किलो वाला फैक्टर दिखेगा उसमें, 10⁻³ या 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा दिखेगा। क्या बोलते रहो? एक्स रेज। और अगर 6-7 में पावर चली जाए तो फिर वो उसके ऊपर कितना भी पावर बढ़ाओ, मोस्ट ऑफ द टाइम गामा रेज एमईवी में चलेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10⁻6 या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चलेंगे। तो 6-7 पे चल रहा है, गामा हो गया। एमईवी आप यूनिट पहचाना, इसमें एमईवी, ये वाला एमईवी चलेगा, और इसमें ये वाला किलो वाला एक्स रेज है, और एमईवी वाला गामा रेज। और अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, लेकिन थोड़ा ज्यादा, 50, 100, 70, 80 ऐसे वाले। और अगर 1-2 के आसपास चल रहा है तो विजिबल है, और 1 से भी नीचे चल रहा है तो इंफ्रारेड है। 1 से भी कम हो गया, इंफ्रारेड हो गया ऐसे नीचे। ठीक है ना? और फिर मीटर में चलेंगे या सेंटीमीटर में चलेंगे, माइक्रोवेव बन जाएगा, और किलोमीटर में चलेंगे तो रेडियो, मतलब मैंने वेवलेंथ बोल दिया, ये एनर्जी तो और ही लल्लू है इनकी। ठीक है, माइक्रोवेव बहुत ही कम एनर्जी का वेव है, यानी माइक्रोवेव की टक्कर से हमारा सामान गर्म नहीं होता। तो ऐसे नहीं कि माइक्रोवेव, सर मेरा हाथ एक बार माइक्रोवेव के अंदर चला गया था, माइक्रोवेव लग गया, तुम्हारे को लाइट लग रही, कुछ नहीं हो रहा, माइक्रोवेव तो और ही बेकार है। तो वो गर्म क्यों कर रहा है? माइक्रोवेव ओवन होता है ना, गर्म करता ही है सामान ना, ठंडा कर देता है। क्यों कर रहा है गर्म? उसमें रेजोनेंस हो रहा है, उसमें ना ये माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। तो माइक्रोवेव में जो वेव भेजते हैं उसकी और वाटर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मटेरियल में मैच कर जाती है। तो मोस्ट ऑफ द सामान जिसमें अंदर वाटर है, उसके वाटर मॉलिक्यूल इस वेव के साथ वेव फोर्स्ड ऑसिलेशन कराएगा। फोर्स्ड ऑसिलेशन समझते हैं? तो मॉलिक्यूल खुद थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट हो रहा था, अपना सो रहा था, उसको माइक्रोवेव पकड़ के हिलाने लगेंगे, तो वो अंदर ही बैठा बैठा तेजी से वाइब्रेट होगा, तो माइक्रोवेव की एनर्जी उसको मिलती जाएगी, और वो ज्यादा वाइब्रेशन से गर्म होता जाएगा, है ना? इसलिए माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ सामान में कभी कभी आप देखेंगे कुछ जगह सामान ज्यादा गर्म हो गया है, साइड कहीं और साइड में बड़ा ठंडा है, अभी मामला गर्म नहीं, कभी आपने देखा नहीं? किचन में कहाँ सर हम जाते हैं, सामान उड़ते हुए सीधा आता है, रईसी चल रही है? पानी लेने भी उठते हो कि नहीं, कि लेट गए बस पहले आके सोफे पे? हाँ, अभी तो पढ़ के आए हैं, अभी तो 3 घंटे देखेंगे। बहुत बच्चे मैंने देखा है कि फोन पे ज्यादा बिजी है, टाइम लगा रहे हैं, घर जाते। अच्छा, हॉस्टल वाले कह रहे हैं। तो तुम लोग क्या करते हो, बातें करते होगे फिर बैठ के? चलो सब लोग बैठ जाओ जी, हाँ पत्ते निकालो। कल किसकी थी? हाँ मेरी, अब तुम्हारी, चलो चाल चलो आज।
ठीक है, एक बार पढ़ना है एनसीईआरटी से, तभी आएगा ये पूरा। थैंक यू। ये होगा